Hello everyone. Our today topic of discussion is disorders of the respiratory system. Respiratory system जो है it's particularly vulnerable to infection disease because ये wide open है airborne pathogens के लिए. Most disabling respiratory disorder जो हैं उनमें मैंने कुछ आपके सामने लिखे हैं. This is first is COPD. This is chronic obstructive pulmonary disease. उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे asthma, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर्स. ये मेन डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन इसके अलावा हम और भी काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कशन वन बाय वन. एक एक करके हम इन्हें डिस्कस करते हैं. सबसे पहले मैं ले रही हूँ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़. Chronic obstructive pulmonary disease is a type of respiratory disorder. This is actually characterized by chronic and recurrent obstruction of air flow. मतलब कि air flow जो है that become impaired which increase airway resistance. COPD जो है वो अमेरिकन्स में बहुत कॉमन है और ये जो है लेटर ऑन कैंसर्स या सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़ में भी कन्वर्ट हो जाता है. अगर प्रिंसिपल टाइप में हम कहें तो COPD की जो दो मेन टाइप्स हैं, वन इज़ एम्फिसेमा एंड द सेकेंड इज़ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. ये जो दोनों हैं इन मोस्ट केसेस जो COPD जो है दिस इज़ प्रिवेंटेबल बिकॉज इट्स मोस्ट कॉमन कॉज इज़ सिगरेट स्मोकिंग, या हम कहें कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ मतलब, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन, पल्मोनरी इन्फेक्शन, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू डस्ट एंड गैसेस, ये सारे जो हैं ये इनके मेन रीजंस हैं. इनके अलावा जेनेटिक फैक्टर भी कुछ केसेस में देखा भी गया है कि जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं दे आर ऑल्सो कॉजिंग दीज COPD, मतलब कुछ लोग इनके लिए प्रोन होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन. अब वन बाय वन आज के डिस्कशन में मैं फोकस करूँगी एम्फिसेमा पर. एम्फिसेमा जो है दिस इज डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ द एल्वियोलाई which produce abnormally large air space that remain filled with the air during exhalation. Actually, this is characterized by destruction of alveoli and elasticity. Elasticity में हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का नाम ले सकते हैं. लेस सरफेस एरिया रह जाता है गैस एक्सचेंज के लिए. ये सारी बातें आपको आगे लेक्चर में क्लियर हो जाएंगी. ऑक्सीजन डिफ्यूज़न जो है अक्रॉस द डैमेज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है वो रिड्यूस हो जाता है और ब्लड ऑक्सीजन लेवल जो है वो भी लो हो जाता है. और अगर ये इंसान जिन्हें एम्फिसेमा है कुछ थोड़ी भी माइल्ड एक्सरसाइज भी हैं, उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट तो बढ़ा ही देंगी और ऐसे में पेशेंट जो है उसे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी फील हो सकती है एंड पेशेंट में फील लाइक ब्रेथलेस. और जैसे जैसे इसका एल्वियोलर वॉल का डैमेज जो है वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रॉब्लम और सीवियर होती जाती है. तो इस चीज़ को आगे मैं आपको इस तरह से डायग्राम से दिखाने वाली हूँ. लेट्स डिस्कस. अब ये जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स भी लिखे हैं, लोअर ब्लड ऑक्सीजन लेवल एट द एंड ऑफ एक्सहेलेशन, इंक्रीज अमाउंट ऑफ एयर ट्रैप्ड इन द लंग्स, एवरीथिंग विल बी क्लियर. लेट्स सी. एज आई टोल्ड यू दिस इज़ द मेन रीजन्स. These are the main reasons: cigarette smoking, air pollution, और इसके अलावा मैंने कहा था कुछ जेनेटिक फैक्टर्स या ऑक्यूपेशनल कुछ भी इस तरह के पॉल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर दिस इज़ द एल्वियोलाई. अब ये एल्वियोलाई जो है इसके अंदर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ अपने हाई पार्शियल प्रेशर से अपने लो पार्शियल प्रेशर मतलब कि यहाँ मूव करेगी और कन्वेंशनली अगर हम देखें तो CO2 जो है वो यहाँ पर मूव करेगी और CO2 जो है उसे एक्सेल कर दिया जाएगा. ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली जाएगी. तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है. अब क्या है, यहाँ पर मैंने आपको एक सिगरेट दिखाई है. अगर मान लीजिए किसी केस में मैंने कहा कि अगर कोई इंसान सिगरेट स्मोकिंग ज़्यादा करता है तो फ्यूम्स जो हैं वो अंदर आएंगे. और आप जानते हैं कि यहाँ पर हमने एक सेल की थी, दोज आर एल्वियोलर मैक्रोफाजेस. दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन द एल्वियोलाई. अब मैक्रोफाजेस जो हैं मतलब कि यहाँ पर जो इम्यून सेल्स हैं, नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो मैं कहूँगी यहाँ पर जो अंदर इम्यून सेल्स हैं वो क्या करेंगी, इनके रिस्पॉन्स में कुछ केमिकल सिक्रीट करेंगी. वैसे तो कई केमिकल सिक्रीट करेंगी लेकिन बेसिकली हम फोकस कर रहे हैं वो जो केमिकल सिक्रीट करेंगी उनमें मेनली हम बात कर रहे हैं प्रोटीएज की. प्रोटीएज जो है बेसिकली दिस इज़ द एंजाइम और इन प्रोटीएज में जो मेन प्रोटीएज है दैट इज़ इलास्टेज.
ये डिटेल बातें आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं दोबारा बता रही हूँ कि सिगरेट स्मोकिंग के लिए जो फ्यूम्स अंदर जाएंगे सिगरेट स्मोकिंग के बाद, वो फ्यूम्स अंदर जाकर वॉल को डैमेज करेंगे और ये इम्यून सेल्स जो हैं, दीज इम्यून सेल्स विल स्टार्ट सिक्रेटिंग प्रोटीएज विच इज़ एन इलास्टेज, जो कि क्या करेंगे, इनकी वॉल में प्रेजेंट एल्वियोलाई प्लस टर्मिनल ब्रोंकियोल की वॉल में प्रेजेंट जो प्रोटीन है, और प्रोटीन में हम कहेंगे कि जो इलास्टेज है, इलास्टेज जो है दैट स्टार्ट डिग्रेडिंग विच प्रोटीन, तो आप बताएंगे कोलेजन एंड इलास्टिन प्रोटीन। ये कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन जो है ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब इनकी वॉल में ये प्रोटीन डिग्रेड हो जाएंगे तो ये जो एल्वियोलाई है कोलैप्स होने लग जाएंगी, मतलब कि इनकी इलास्टिसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब क्या है, इनहेलेशन में जब एयर अंदर आएगी तो लंग्स जो हैं वो एक्सटेंड ज़रूर होंगे। क्यों? क्योंकि लंग्स, एल्वियोलाई जो है वो बाहर की तरफ जाती है, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन रिकॉइल जो होता है उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनकी दीवार में जो प्रोटीन है वो डैमेज हो चुके हैं। अब नॉर्मली इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, प्रोटीएज को ओवरकम करने के लिए या प्रोटीज की एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए, एल्वियोलाई की वॉल में बेसमेंट मेम्ब्रेन से ही एक एंटी प्रोटीएज सिक्रीट होता है। एंटी प्रोटीएज जो है जिसके बारे में हम बात करेंगे, दिस इज एक्चुअली मेन एंटी प्रोटीएज जो हमारी बॉडी में है, दिस इज अल्फा एंटी ट्रिप्सिन। This is the main anti-protease present in the lungs. Now, what is the case? In this case, elastase is secreting. Elastase जो है वो डैमेज सेल सिक्रीट कर रही हैं, जिससे कि प्रोटीन जो है डिग्रेड हो रहा है। बट इन नॉर्मल कंडीशन हमारी बॉडी में, लुक एट हियर, सपोज दीज आर द टू एंजाइम्स। ये जो दो एंजाइम्स हैं दोनों इस टाइम बैलेंस पे हैं कि हमारी बॉडी जो है वो सिक्रीट करती है अल्फा एंटीट्रिप्सिन, which is an anti-protease. This anti-protease is secreted by wall, and दिस प्रोटीएज, ये प्रोटीएज कब सिक्रीट होगा, जब इम्यून सेल्स जो हैं वो, जब इम्यून सेल्स ज़्यादा फ्यूम्स आने की वजह से इम्यून सेल्स इसे सिक्रीट करेंगी। अब ये जब दोनों बैलेंस में रहेगा तब आपकी एल्वियोलाई डैमेज होने से बची रहेंगी। बट इन सम केसेस व्हाट हैपन्स कि जब बॉडी के अंदर फ्यूम्स ज़्यादा आ रहे हैं, जब सिगरेट स्मोकिंग जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, फ्यूम ज़्यादा हो रहे हैं, चाहे वो एक्टिवली स्मोकर्स हो या वो पैसिवली स्मोकिंग का रिजल्ट हो, किसी भी कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन में ये आपके सामने जो है, दिस साइड आई हैव शोन यू प्रोटीएज एंजाइम। सो दिस इज़ द प्रोटीएज। अब प्रोटीएज जो है, प्रोटीएज इज़ हैप्पी बिकॉज प्रोटीएज ज़्यादा हो चुका है, लेकिन एंटी प्रोटीएज जो है वो उसके एक्शन को ओवरकम नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में प्रोटीएज जब एनहांस हो जाएंगे तो इलास्टिसिटी जो है वो वॉल की रिड्यूस होने लग जाएगी। सो दिस इज़ प्रोटीएज एंड दिस इज़ एंटी प्रोटीएज। अब दोनों देखिए यहाँ पर बैलेंस में हैं, तो ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम्स जो हैं वो नहीं हैं। लेकिन प्रॉब्लम है इस कंडीशन में, इसमें क्या है, प्रोटीएज जो है वो ज़्यादा हो चुका है, एंटी प्रोटीएज जो है वो परेशान है क्योंकि वो कम है, वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो वॉल जो है एल्वियोलाई की डैमेज हो जाएगी। और नॉट ओनली वॉल ऑफ एल्वियोलाई, इसके अलावा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, मतलब हमारी ब्रोंक्यूल्स की वॉल भी परमानेंटली डैमेज हो जाएंगी। अब हम में से जो बच्चे इस बात को ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि ये जो डस्ट सेल हैं या एल्वियोलर मैक्रोफाजेस हैं, दे डू नॉट सिक्रीट डायरेक्टली दिस प्रोटीएज। एक्चुअली मैक्रोफाजेस जो हैं, इन पार्टिकल्स के फ्यूम्स के आने से, सिगरेट के स्मोकिंग से जो फ्यूम्स आ रहे हैं, धुआं आ रहा है अंदर, उसकी वजह से मैक्रोफाज जो हैं दे सिक्रीट साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन आर दोज केमिकल्स विच एक्चुअली यूज्ड इन द सेल टू सेल कम्युनिकेशन। तो साइटोकाइनिन्स जो हैं ये न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करेंगे। न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो यहाँ से ब्लड से इसके अंदर आएंगी और न्यूट्रोफिल जो हैं वो सिक्रीट करेंगी इस प्रोटीएज को, जिसका नाम मैंने आपको बताया इलास्टेज। अब प्रोटीएज का अमाउंट क्योंकि ज़्यादा हो चुका है और इस ज़्यादा अमाउंट होने से, अब ध्यान से सुनिएगा प्लीज़ मेरी बात को, कि नॉर्मली मैंने कहा कि सपोज़ दिस इज़ द वॉल ऑफ एल्वियोलाई, तो ड्यूरिंग इनहेलेशन मैंने कहा ये एक्सपैंड होंगी, ये एक्सपैंड हो रही हैं। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन जो है ये एक्सपैंड होंगी, तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ी सी एक्सपेंशन मैंने दिखाया। लेकिन जब एक्सहेलेशन होगा तो ये वापस, ये क्या होगा, वापस अपनी कंडीशन में जाएंगी। मीन्स
कि ये वापस रिकॉइल की तरफ इस तरह से अंदर की तरफ जाएंगी, मतलब कि वापस अपनी पोजीशन देंगी, जिसे हम रिकॉइलिंग कहते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सलेशन। अब देखिए व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ एम्फिसिमा। एम्फिसिमा में क्या होगा कि ये एक्सपैंड तो होगा। हैव अ लुक व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ एम्फिसिमा। एम्फिसिमा के केस में देखिए, दिस इज द वॉल ऑफ एल्वियोलाई, ये एक्सपैंड तो होंगी, ये एक्सपैंड तो हो रही हैं इन द केस ऑफ एम्फिसिमा ऑल्सो, बट विद फोर्स, मुश्किल से एक्सपैंड होंगे। और क्योंकि इसके अंदर, इसकी दीवार के अंदर इलास्टिक फाइबर्स जो हैं तो वो कम हैं, ऐसी कंडीशन में अगर हम रिकॉइलिंग की बात करें कि वापस वो अपनी पोजीशन में जाएगी, तो लॉस ऑफ इलास्टिसिटी की वजह से रिकॉइलिंग कम हो जाएगी। और साथ ही में अगर हम इस एल्वियोलाई से जुड़ी हुई, अगर हम ब्रोंक्यूल्स की बात करें, तो ब्रोंक्यूल्स की दीवार में भी इलास्टिसिटी कम हो जाने की वजह से ये नैरो हो जाती हैं, ये नैरो हो जाती हैं। नैरो हो जाएंगी तो एक्सलेशन के टाइम जो एयर है वो यहाँ पर ट्रैप हो जाएगी, एक्सलेशन के टाइम एयर ट्रैप हो जाएंगी, मेकिंग हार्ड टू ब्रीथ out. So recoiling is basically main problem. So recoiling is main problem. That's why I've written this, that लेस सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज, आई होप इट इज़ क्लियर। लोअर ब्लड ऑक्सीजन लेवल, इसीलिए अगर गैस एक्सचेंज कम होगा तो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगा। एट द एंड ऑफ एक्सलेशन इंक्रीज अमाउंट ऑफ एयर ट्रैप्ड इन द लंग्स। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ कि क्यों ऐसा हुआ, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एयर ट्रैप्ड इन द लंग्स। नाउ एक्चुअली व्हाट हैपन, कुछ सालों में एडेड एक्सर्शन होते रहेंगे ड्यूरिंग इनहेलेशन, इसकी वजह से इंक्रीज द साइज़ ऑफ चेस्ट जो चेस्ट एरिया है या चेस्ट केज जिसे हम कहें, वो साइज़ परमानेंटली इंक्रीज़ हो जाता है, दैट रिजल्ट इन द बैरल चेस्ट। सो आई होप ये आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। सो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि एंटी प्रोटीएज जो है, अगर एंटी प्रोटीएज कुछ लोगों में जेनेटिक, जैसे मैं जेनेटिक प्रॉब्लम्स की जो मैं बात कर रही हूँ कि कुछ लोगों में मेन जो एंटी प्रोटीएज जो है वो हमारी बॉडी में अल्फा एंटीट्रिप्सिन है, जैसा कि मैंने बताया दैट सम पीपल सफ़र विद इट्स डिफिशिएंसी, दैट कैन बी अ जेनेटिक फैक्टर, देयरफॉर दे आर मोर ससेप्टेबल टू द एम्फिसिमा। The person who are lacking this enzyme or who are having less amount of this enzyme in the body, they are more prone to infection. I hope the emphysema is clear. So keep watching my lectures. Thank you for watching. In my next lecture we will discuss the next COPD. Thank you again.